अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूँ आयशा बख्श। इस वक्त रियासत के दो अहम सतूनों अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान ताल्लुकात किसी तशरीह के मोहताज नहीं। मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 2 माह से भी कम का अरसा रह गया है। आर्टिकल 175(a)(3 में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर तरीन जस्टिस ही चीफ जस्टिस बनेगा। मगर इसके बावजूद मुल्क भर के बहुत से सियासी, सहाफ़ती और आइनी हलकों में इस बारे में भी मुख्तलिफ तरह की बातें सामने आईं। ताहम अब हुकूमत की तरफ से जो हतमी बात सामने आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे की है। हुकूमती MNA दानियाल चौधरी की तरफ से मुताल्लिका तरमीमी बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है, जिसमें जजेस की तादाद 17 से 23 करने की बात की गई है। हुकूमत को इस मकसद के लिए किसी आइनी तरमीम की ज़रूरत नहीं। इसके लिए 1997 के एक्ट में तरमीम करनी है, जिसके लिए सादा अक्सरियत ही दरकार है। दूसरी तरफ बज़ाहिर अदलिया को भी इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। पाकिस्तान में जजेस के ओहदे और मयाद को लेकर कानून साजी और तरामीम की नज़ीरें भी मौजूद हैं। आइन में की गई 6ठी और 19वीं तरमीम इसकी मिसालें हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पार्लियामेंट ही जजेस की तादाद में इजाफे का भरपूर इख्तियार रखती है। हुकूमती मौक़िफ़ में दम भी है कि सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते बैकलॉग के बायस जजेस की तादाद में इजाफा ज़रूरी है। खुद सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में 55,971 केसेस का बैकलॉग मौजूद था और अगर अभी की बात की जाए तो करीबन इसे 59,000 से ज़्यादा कहा जा रहा है। मगर इन हक़ाइक़ के बावजूद क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफे के लिए ये मुनासिब वक्त है? एक ऐसे वक्त में जब वुज़रा खुल्लम खुला ये कह रहे हों कि कई जजेस आइन रीराइट कर रहे हैं। कई अदालती फैसलों पर हुकूमती तनकीद सबके सामने है। 12 जुलाई का अक्सरियती फैसला इसकी एक मिसाल है। ऐसे में जजेस की तादाद में इजाफे के कानून पर सवालात खड़े होना वाजिब नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट में एक तरह का तवाज़ुन लाने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है? हमारी इंतज़ामिया की सोच क्या अब भी यही है कि आला तरीन आइनी और रियासती इदारों में अपने बंदे की ही तैनाती होनी चाहिए? माजी में इस सोच के नताइज क्या निकले? आला तरीन रियासती इदारों में अपना बंदा लगाने के नताइज मुल्क की तीनों बड़ी सियासी जमातों के सामने आ चुके हैं। PTI दौर में आला तरीन आइनी इदारे में भी अपने बंदे लगाने के नताइज आज हमारे सामने हैं। ऐसे में सवाल यही है कि क्या हुकूमत को जजेस की तादाद में इजाफे की कानून साजी फौरी तौर पर करने के बजाय मुनासिब वक्त का इंतजार नहीं करना चाहिए? इसी मामले पर पैनल की राय आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, इफ्तिखार अहमद, ज़ैगम खान और हमाद गजनवी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे का बिल, पार्लियामान का इख्तियार, चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में 2 माह, क्या कानून साजी के लिए मुनासिब वक्त का इंतखाब किया गया? ज़ैगम साहब। देखिए, हमारे यहाँ प्रेस क्लब के जब इंतखाब होने होते हैं, जो तगड़ा ग्रुप होता है वो फौरी जल्दी कितने सहाफ़ियों को, नीम सहाफ़ियों को, गैर सहाफ़ियों को प्रेस क्लब का मेंबर बना देता है ताकि इलेक्शन जीते जा सके। वकीलों की बॉडीज़ में भी यही होता है। क्या यही कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी होना चाहिए? क्या आपका कोई केस फंसा हुआ है तो आप कानून में तरामीम करके सुप्रीम कोर्ट के जजेस ही बढ़ा दें? अच्छी बात है, जजेस बढ़ाना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या जो उस वक्त मकसद है वो जुडिशल रिफॉर्म है, वो बैकलॉग है? आपको पता है ज़िले के लेवल पे कितना बड़ा बैकलॉग है। आपने कभी हुकूमत के मुंह से कोई जुडिशल रिफॉर्म का एक लफ्ज़ भी आपने सुना? पाकिस्तान की पूरी मईशत फंसी हुई है आपकी सिविल लॉज और सिविल कोर्ट की वजह से। बार बार वादे किए जाते हैं, आपसे कोई फ्रॉड कर ले, आपसे कोई बिजनेस डिस्प्यूट हो जाए, आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, अदालत में वो तय नहीं होगा। ना हाई लेवल पे हमने सुना इनके पास से कि किसी तरह की जुडिशल रिफॉर्म चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। अब अचानक उनको ख्याल आ गया कि हम जजेस की तादाद कर दें 17 से 23। अच्छी बात है जी, आपका अख्तियार है, आप कर दें। और मसला बड़ा क्लियर है कि इनको लगता है कि जजों की अक्सरियत जो है वो काबू में नहीं आ रही। और एक फौरी केस भी है। फौरी केस ये है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने PTI को रिजर्व्ड सीट्स देने का फैसला किया था। उस पर अमल दरामद करने का साहब लोगों का मूड ही नहीं है। उसमें वो रोड़े अटका रहे हैं, उस पर अमल नहीं करना चाह रहे और रिव्यू की पिटीशन दी हुई है। तो अगर नए जजेस आ जाएं, 23 आ जाएं, फुल बेंच बन जाए तो शायद ये मामला उनके हक में चला जाए। कम से कम उनकी उम्मीद यही है। अब देखें जो चीज़ें हैं, ये एक कानून है और ये प्राइवेट मेंबर बिल है।
माइंड यू, पाकिस्तान में प्राइवेट मेंबर बिल का कानून बनना एक गैर मामूली बात होती है। पाकिस्तान में हुकूमती बिल ही पास होते हैं और यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7 ऐसे बिल आ रहे हैं जिनको हुकूमत सपोर्ट करने जा रही है और उन 7 में कहा जा रहा है कि 5 ऐसे बिल हैं जो आईनी तरमीम के बिल हैं। अब कोर्ट की हद तक एक तो आपने तादाद का बताया, एक बिल जिसका जिक्र आ रहा है वो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को ख़त्म करने के लिए। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इस बिल के ज़रिए 2003 का जो तौहीन अदालत का कानून है उसको गैर मौसर किया जाएगा। अब पता नहीं किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके नतीजे में क्या हो सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये भी होती है कि अदालत की हुक्म अदूली की जाए। अदालत ने कोई हुक्म दिया है, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो अदालत के पास वाहिद जो ताकत है। कर लेते हैं, वजीर कानून ने आज ही गुफ्तगू करते हुए कहा है कि तौहीन अदालत एक्ट खत्म करने के इनफरादी बिल की हिमायत नहीं करेंगे। ये उन्होंने अभी कुछ देर पहले आज ही गुफ्तगू में कहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर उसको कर लेते तो बहुत बड़ी खिलवाड़ होती, पूरा आपका सिस्टम बैठ जाता। क्या उन्होंने ये भी कहा कि दोहरी शहरियत का जो कानून है उसको भी सपोर्ट नहीं करेंगे या दूसरे आईनी जो बिल है उनको भी सपोर्ट नहीं करेंगे? क्योंकि खबरें तो आ रही हैं वो कर रहे हैं। अब देखिए, जब ये आते हैं फ्लोर पर तो उस वक्त हुकूमती रवैया क्या होता है, किसको सपोर्ट करते हैं किसको नहीं सपोर्ट करते। एक का इंदिया उन्होंने वाज़ेह तौर पर दे दिया है कि उसको सपोर्ट हम करने जा रहे हैं, ठीक है, और वो तादाद को बढ़ाने के लिए। कदम अच्छा है, नीयत अच्छी नहीं है। कदम अच्छा है, नीयत अच्छी नहीं है। हमाद साहब, सुप्रीम कोर्ट में जजेस के इजाफे का बिल ठीक है, हुकूमत का इख्तियार है, लेकिन इंतजामिया और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान गुज़िश्ता कुछ अरसे से हमें इख्तलाफात दिखाई दे रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में बैलेंस कायम करने के लिए जजेस की तादाद में इजाफा किया जा रहा है तो राइट टाइमिंग्स है? 2-3-4 बातें हैं इसमें, सब पे छोटी छोटी बात करेंगे जी। जैसे आपने कह दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है, कानूनी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमत जज बना सकती, मतलब हुकूमत नहीं, पार्लियामेंट जजेस तय कर सकती है, उसका नंबर ऑफ जजेस तय कर सकती है, तो इस सब में कोई इबाम नहीं है, ये सीधी बातें। अच्छा, ये वक्त मुनासिब है, इंतहाई मुनासिब, यानी हम किस तरह तय करें कि ये मुनासिब वक्त है और ये गैर मुनासिब वक्त है? ये जो हम कहते हैं कि तो ख़त्म हो रही है इनकी टेन्योर को 5 साल की टेन्योर तो नहीं है, या वो डिक्टेटर्स की जैसे 10 साल की टेन्योर होती है जो खुद ही वो तय करते हैं, उस तरह का मामला तो नहीं है। ये तो 1 साल की टोटल टेन्योर है और उसमें वो एक दिन जो है उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब तक जो उन्होंने फैसले किए हैं वो मैं आपको गिनवाऊँ 2-4, अगर आपको मैं सिर्फ बता दूं तो आपको अंदाज़ा हो कि वो जज कर क्या रहा है। उन्होंने चीफ जस्टिस की पावर्स डाइल्यूट की हैं, उन्होंने बांट दी है वो ताकत। अब ये मास्टर ऑफ रोस्टर, एक आदमी बैठकर ये फैसले नहीं करता है। अब ये खुद बेंच बन जाएंगे, इस तरह के अपनी मर्जी के बेंच बन जाएंगे, इस तरह नहीं होता है। अब ये मंसूर, मतलब सीनियर लोग साथ बैठकर सारे ये फैसला करते हैं, उसका उन्होंने एक कमेटी बना दी है, एक तरीकाकार वज़ा किया। अब इस आदमी की इखलाकी पोजीशन पर शक करना चाहिए। आगे चलिए, ये तो पहले भी जजेस अपॉइंट हुए हैं। जजेस जो अपॉइंट हुए थे उन्होंने क्या काजी फाइज ईसा साहब की मर्जी और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक फैसले दिए हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो हम जिस तरह चीज़ों को देख रहे हैं ये ज़रूरी नहीं कि इस तरह का मामला है और ये जो रिजर्व सीट्स वाला फैसला है उसके हवाले से कुछ करने जा रहे हैं। और भाई वो फैसला कहाँ है? हमें तो फैसला तो दिखा दीजिए। 50 दिन होने वाले हैं, 45 तो हो गए। पर हमाद गज़नवी साहब, जब टाइमिंग की बात की जाती है इससे मुराद है कि इस वक्त एक जज जाने वाले हैं, चीफ जस्टिस साहब के 2 महीने मुश्किल से, एक कानून साजी होनी है, उसको वक्त लगना है, एक चीफ जस्टिस ने आना है, उनके पास वक्त है 3 साल करीबन। तो ये उस वक्त एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर के साथ आगे बढ़े, क्योंकि इख्तलाफात की खबरें तो मुस्तकिल एक दूसरे पर सवाल तो उठाया जा रहा है। सीबीएम होना जरूरी नहीं कि हर बात को मुतनाज़े बना के बढ़ाया जाए, सवाल सिर्फ ये है। मैंने तो इस चीज़ का जवाब दिया है, मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। मैं कह ही रहा हूँ कि काजी फाइज ईसा ने जिस तरह अब तक फैसले किए हैं, मैं चीफ जस्टिस साहब पे सवाल नहीं कर रही, हुकूमत, जैसे ज़ैगम साहब ने खत्म किया, हुकूमत की इंटेंशन पे बात कर रही। हुकूमत की इंटेंशन, हुकूमत ने जज नहीं लगाने, ये आपको किसने कह दिया है? आप जजेस को अपॉइंट करने का तरीका तो जानती है ना? बिल्कुल सर, मैं नंबर बढ़ाने की बात जो मैंने बैलेंस के हिसाब से लफ्ज रखा है। जुडिशियल कमीशन में शहबाज शरीफ तो बैठा नहीं होगा, उसकी एक कॉम्पोजिशन है। और दिलचस्प बात आपको बताऊं,
ये काजी फायज ईसा के जाने के बाद भी यही कॉम्पोजिशन रहेगी। आई एग्री हमाद साहब, गुज़िश्ता टाइम जज लगाने के बाद जो गलती एक हुकूमत ने की, नाज़िम नज़ीर तारड़ साहब उसको बाद में तस्लीम करते रहे कि हमने दबाव में आके जज लगाया है। ये जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। मैं एक बात कर रही हूँ, मैं एक बात कर रही हूँ आप देखिए सीधी बात है, जज आपने ये कहा ना कि वो नंबर ऑफ जजेस बढ़ रहा है, परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल ठीक। आगे चलिए। आपने कहा जजेस अपनी मर्जी के कोई आ जाएंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नहीं कहा कि अपनी मर्जी, आप नहीं कह रही, मैं वैसे कह रहा हूँ जो एतराज उठता है वो ये है कि जजेस अपनी मर्जी के कोई लोग ले आएंगे, रिजर्व सीटों की अपील आ रही है तो उस पर यूं, तो वो तो उसका एक तरीका करता है, वो आज भी वही है, कल भी वही होना है, काजी फायज ईसा के जाने के बाद भी वही तरीका राइट टाइम है हुकूमत का डिसीजन, परफेक्ट टाइमिंग, बिल्कुल ठीक है, ठीक हो गया। शहजाद साहब, हमने देखा आला तरीन रियासती इदारों में भी अपना बंदा लगाने की बात होती रही और उसके नताइज नवाज शरीफ, भुट्टो, इमरान खान साहब तक, मगर क्या आला तरीन आईनी इदारे में अपना बंदा लगाने के फायदे हुए, नुकसान रहे? अच्छा देखिए, बात की गई कि इख्तियार है पार्लियामेंट का, कोई शक नहीं इख्तियार है। इख्तियार तो देखिए मदर ऑफ ऑल पार्लियामेंट्स जो इंग्लैंड की है पार्लियामेंट, उसका इख्तियार क्या कहा जाता है कि वो मर्द को औरत और औरत को मर्द डिक्लेयर कर सकती है, इतने उसके पास इख्तियार है। लेकिन इतने यानी सदियों की जो उसकी रिवायत है उसके अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका मतलब है इख्तियार को किसी अक्ल और समझ और जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो जब आप इख्तियार देखते हैं तो इख्तियार तो है, लेकिन क्या उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं? यानी मुझे ये नहीं पता कि 17 से 23 जाने की वजह क्या है, इसलिए नहीं कि सिर्फ मेरे पास इख्तियार मैं कर सकता हूं तो इसलिए मैं करूंगा, नहीं। आइन के अंदर एक तरीका, आइन में एक नंबर दिया गया ना, आपने एग्री किया और ये आइन जब से चल रहा है आपने, क्यों हम किसी आइन के बुनियादी चीजों के ऊपर क्यों एग्री नहीं कर पाते कंसेंसस के तौर पे? क्यों हम ऐसे वक्त में आइन में तब्दीली चाहते हैं जबकि आपके ऊपर और पहले से ही बहुत सारी उंगलियां उठ रही होती हैं? यानी ये भी ख्याल नहीं करते कि लोग क्या कहेंगे। आप परसेप्शन तो जानिए, परसेप्शन तो देखिए इस वक्त क्या है। इख्तियार तो आपका है, लेकिन इख्तियार के बाद क्या जिम्मेदारी भी आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी कहां पे है? इस सियासी निज़ाम को जिसमें हम बैठे हैं इस वक्त, इसकी क्रेडिबिलिटी की हमें फिक्र होनी चाहिए या उस इख्तियार को इस्तेमाल करने की फिक्र होनी चाहिए? काजी फायज ईसा साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? वो कहेंगे मेरे जाते जाते एक ऐसा काम हो गया जो कि मेरे बारे में तो कहा जा रहा था कि मैं ऐसा चीफ जस्टिस हूं जिसके दौर में कभी भी कुछ ऐसी मैनिपुलेशन नहीं होगी, गलत काम नहीं होगा। मैनिपुलेशन का चाहे परसेप्शन ही चाहे हो या ना हो दूसरी बात है, लेकिन अगर परसेप्शन भी चला गया तो काजी फायज ईसा साहब की लेगेसी तो गई उस मुकम्मल तौर पर। कौन सी उफ्ताद आन पड़ी, कौन सी उफ्ताद आन पड़ी है कि आपको आज ही करना है? फिर उसके बाद वही घिसी पिटी किसे पिटे तरीके। अच्छा नंबर बढ़ा दो, मक्खी है, मक्खी को मारना है, उसके लिए स्लेज हैमर चाहिए, हथौड़ा चाहिए मक्खी को मारने के लिए। थोड़ी सी क्रिएटिव थिंकिंग कर लो, कोई देख लो, अच्छा है काम चाहे बेशक 60,000 का आपके ऊपर बोझ है मुकदमों का जो कि अभी तक हल नहीं हुए, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आपके फाइनेंशियल रिलेटेड हैं और आपको जल्दी उनका हल चाहिए, तो आप हर सूबे के अंदर 2 फेडरल कोर्ट के चेयर्स क्रिएट कर लो। और मैं तो ये कहता हूं कि असल में ये जो सूबे हैं, ये सूबे भी बहुत बड़े बड़े हैं, वहां तक पहुंचना भी मुश्किल होता है जहां पे आप बिठाएंगे इनको, लाहौर में या कराची में। तो बाहर सूरत चले जाओ जो है उसको, इसी को इस्तेमाल कर लें, 2-2 चेयर्स क्रिएट कर लें, फेडरल कोर्ट बना लें, उसके अंदर फिर उनको जिम्मेदारियां दे दें कि इस लेवल तक के मुकदमे, और वो खुद रजिस्ट्री जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्री इस्लामाबाद में ये फैसला करेगी कि फलाने फेडरल कोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी चीजें जाएंगी, ठीक, ताकि ये जो आपका इतनी सारी जिम्मेदारी पड़ी है उसको आप तरीके से हल कर सकें। कोई आपके ऊपर, जब कानूनी मामला आता है, जब आईनी मामला आता है तो बैठेंगे 17 जज ही, ये ना कहा जाए कि 17 में फलाने को ऐड किया गया ताकि उसका बोझ ज्यादा हो जाए और उसका हल्का हो जाए। ठीक, तो क्यों हमें तो क्रेडिबिलिटी चाहिए, सियासी निजाम की क्रेडिबिलिटी चाहिए, और इंसाफ उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट अंसर है कि जो कि हमारे सियासत को क्रेडिबिलिटी दे सकता है। इस वक्त आज हमें सियासत की क्रेडिबिलिटी चाहिए हर चीज से बढ़ के, ताकि हम अपने निजाम को आगे की तरफ ले जा सकें। सही हो गया, ठीक है। इफ्तिखार साहब, हालिया अरसे में सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती की बात आए तो खिंचाव दबाव की खबरें बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। अब रियासत की मंशा हो, हुकूमत की ख्वाहिश हो, फिर वकला तंजीमें मौजूद हैं, सबकी अपनी अपनी आरा भी हैं। ये जो 6 जजेस को लाने की बात, यानी कि तादाद बढ़ाने की बात है, स्मूथ सेलिंग के साथ हो जाएगी या अपना अपना जज के चक्कर में तनाव बढ़ जाएगा? बिल्कुल, ये गलत सोच है, ये परसेप्शन बड़ी गलत है कि कोई अपना अपना जज आएगा, बिल्कुल गलत है। ये तो हम एक ऐसी बात कर रहे हैं कि हमें एतमाद ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की उस कमेटी के ऊपर, और जो तरीक़ाकार का तयन किया गया है, नाम पेश किए जाएंगे। अब तो ये भी मुतालबा हो रहा है कि एक नाम ना भेजा जाए, 3 आदमी का नाम भेजा जाए। और ये जो पिछले दिनों में
सुप्रीम कोर्ट में लोग गए हैं, ये किस तरीके से गए हैं? वोटिंग के जरिए गए हैं, वोट के जरिए। और ये जो खातून बनी है चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, वोट के जरिए बनी है, अंदर वोटिंग हुई है। एक डिसेंटिंग नोट नहीं है उस पर। हाँ, तो बात ये है कि ये हम पता नहीं क्या परसेप्शन की बात कर रहे हैं। देखें, नवाज शरीफ ने 17 से जज कम करके 12 कर दिए थे, अकरम शेख वगैरह अपील में गए, वापस करने पड़े 17। अब आपकी रिक्वायरमेंट है आबादी के हवाले से करना चाहते हो, पेंडेंसी के हवाले से करना चाहते हो, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों कर रहे हैं आज? यही जो मीटिंग हो रही है सितंबर में अपनी, ये हाई कोर्टों के जजों का भी फैसला करने जा रही है। निचली अदलिया तक भी जाएंगे क्या? निचली अदलिया हाँ, तक बिल्कुल। भी जाएंगे? फिलहाल जी जो 13 जो सितंबर में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं वो सुप्रीम और हाई कोर्ट के? जी हाँ, उसमें होगा हाई कोर्ट के लिए भी नाम जो है वो यहाँ से आएंगे, हाई कोर्ट से आएंगे, अपने पिक एंड चूज नहीं होगा। ये गलत तासर दिया जा रहा है पिक एंड चूज का। और दूसरी बात है कि अकल समझ और जिम्मेदारी यही है कि जो पेंडेंसी है उसको कम किया जाए। अब ये फिर सवाल होगा कि कौन सा वक्त मुनासिब होगा। विल द मीडिया विल डिसाइड इट? आई एम सॉरी, ये वो हुक्मरान हैं, वो डिसीजन लेने की ताकत रखते हैं, वरना फिर छोड़ दें हमारे मीडिया पे सारा कुछ कि हम फैसले करें कि कौन सा फैसला और कौन सा वक्त किस चीज़ के लिए मुनासिब है। देखें, बहुत बड़ी चेंज आई है वहाँ पे, जिस तरह 18वीं तरमीम से बहुत बड़ी चेंज आई कि सदर पाकिस्तान ने अपने तमाम अख्तियारात सरेंडर कर दिए। इसी तरीके से काजी फयाज ईसा ने अपने अख्तियारात सरेंडर कर दिए। तमाम फैसलों के लिए कमेटी का फैसला, ये कमेटी फैसला किया करेगी, और हमें समझ नहीं आ रही है, हम पता नहीं किन परसेप्शंस की बात कर रहे हैं। देखिए, मेरी बात सुने, आईनी तौर पर दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है, जाने दें फिर। और ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा, बाकी हाई कोर्ट्स में के भी नाम जा रहे हैं, उसका भी फैसला होने वाला है। और फिर काजी फयाज ईसा साहब अकेले ने फैसला नहीं करना। इफ्तिखार साहब, ये सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, एक तो हम उन पे बात नहीं कर रहे, आप लोग बार बार कह रहे हैं बिल्कुल आइन पसंद जज हैं, लेकिन सवाल इस बात पे होगा जब वो अभी खुद सीनियर प्यूने थे, उस वक्त अता बंदयाल साहब ने अपनी रिटायरमेंट से करीबन 1.5-2 माह पहले जब इजलास बुलाया सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो उन्होंने उसको मना किया था कि आप जाने वाले हैं और छुट्टियों के वक्त में हम उस बात पे जा ही नहीं रहे। हम जा ही नहीं रहे। डू नॉट कंफ्यूज बंदयाल रिक्वेस्ट एंड द पावर व्हिच इज विद द सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के पास जो है। डू नॉट कंफ्यूज इट प्लीज। आप कंफ्यूज कर रहे हैं जानबूझ के, आप कंफ्यूज कर रहे हो जानबूझ के। मैं कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं आप कंफ्यूज कर रहे हो। और बड़े मजे की बात है, बड़े मजे की बात है, एक बात और समझने की कोशिश करो कि जो बेंच नहीं सुने, जो बेंच बनेंगे, बेंच काजी साहब ने नहीं बनाने। अगर वहां पे जजेस चले भी जाते हैं तो बेंच बनाने का भी जो तरीकाकार है वो भी मशावरत के साथ है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो चला जाएगा तो उस बेंच में शामिल कर लिया जाएगा जिसमें इनको फायदा पहुंचेगा। बाकी बात यह है कि मैं तो इस बात में बहुत खुश हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज आए हाई कोर्ट से, वो भी वोटिंग के जरिए आए। बिल्कुल ठीक। और जो मोहतरमा बनी है उस पर भी अपना क्लियर कट डिसीजन किया गया। तो इसको और बाकी सूबों में भी ये हुआ। अच्छा कदम मुनासिब वक्त हम है। परसेप्शन, अपनी जाती परसेप्शंस को आइन बनाने वालों पर और आइन पर अमल कराने वालों के ऊपर परसेप्शंस भी हुकूमतों के इक़दामात की वजह से बनते हैं। शहजाद साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं कह रहा हूँ कि पहली बात हमारी ओपिनियन है, ये हम किसी को कोई अपना फैसला ठोक नहीं रहे। जिस तरीके से इफ्तिखार साहब ने अपनी बात की, मैंने अपनी बात कर दी। अब अगर इसमें मुख्तलिफ बात है तो हमारे अच्छी बात है सर, इख्तिलाफ इस मेरा ख्याल है मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ इसके बारे में। दूसरी बात, हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मैंने आज पढ़ रहा था कोई 24 जजों की असामियां खाली पड़ी हैं। जी बिल्कुल ऐसा, उसको भी भर लें साथ ही साथ। तीसरी बात, बंदयाल साहब आपने बिल्कुल सही जिक्र किया। काजी फाइज जब वो बंदयाल जाने वाले थे तो उन्होंने कोई वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बुलाई, इन्होंने कहा कि आप होते कौन है, आखिरी आप महीने 1.5-2 महीनों के अंदर ये काम करने वाले, या आप अगले चीफ जस्टिस के लिए छोड़ जाइए। उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा और उस लेटर के बाद उसको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो मीटिंग थी उसको खत्म कर दिया गया। तो ये चीजें हो चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा ख्याल करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, किस चीज के बारे में? बंदयाल साहब के बारे में जो परसेप्शन के बारे में क्या कहेंगे? जजू नाम है उनका। हाँ, तो इसलिए हमने सर ओपिनियन है ना, इख्तिलाफ अच्छी बात है, सबकी अपनी-अपनी आई स्टैंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई स्टैंड विद द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। हाजी फाइज ईसा और बंदयाल में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक चीफ जस्टिस। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त हो गया। कंक्लूड करते हैं पैनल की गुफ्तगू को। कदम अच्छा है, जजेस इंडक्ट करने चाहिए। जैगम साहब कहते हैं नीयत अच्छी नहीं, 2 पैनलिस्ट कहते हैं टाइमिंग ठीक है और 2 कहते हैं कि टाइमिंग ठीक नहीं है, एक ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे। पंजाब हुकूमत की जानिब से कानून साजी की गई है, बहुत अच्छी कानून साजी है, क्या अमल दरामद करवा पाएंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पंजाब को गदागरी से पाक करने के लिए हुकूमत का बड़ा इक़दाम। पंजाब हुकूमत ने इंसदादे गदागरी कानून में तरमीम मंजूर करके भीख मांगना और मंगवाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म करार दे दिया है। एक शख्स, जायद अफराद, बच्चों, माजूर करके भीख मंगवाने वाले माफिया सरबराहान को सख्त सजाएं मिलेंगी। तरमीम के तहत किसी शख्स से भीख मंगवाने वाला माफिया चीफ को 3 साल कैद, एक से जायद अफराद से भीख मंगवाने वाले को 3 से 5 साल कैद, बच्चों से भीख मंगवाने वाले माफिया चीफ को 5 से 7 साल सजा, किसी बच्चे या बड़े को जबरी माजूर करके भीख मंगवाने वाले को 7 से 10 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। एक बार सजा पाने वाला शख्स अगर जुर्म दोहराएगा तो ऑर्डिनेंस में दी गई सजा से दुगनी सजा और जुर्माना होगा। पाकिस्तान में गदागरी एक पेशा और माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुका है। गलियों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, चौक चौराहों, मसाजिद और दरगाहों में गदागर मर्द, खवातीन और बच्चे हाथ फैलाए नजर आते हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक मुल्क भर में 80 लाख भिखारी हैं। मुक़द्दस महीनों और तकरीबात में गदागरों का सीज़न उरूज पर होता है। तशवीशनाक बात यह है कि ये गदागर फ़र्द वाहिद नहीं बल्कि इनके पीछे पूरी प्लानिंग के साथ नेटवर्क काम कर रहे हैं। हर भिखारी की मखसूस जगह, मांगने की औकात कार मुतय्यन है। जो भिखारी सबसे ज़्यादा कमा कर देता है उसको उतने ही अच्छे इलाके में तैनात किया जाता है, जबकि इनमें से बहुत से भिखारी बाकायदा जराइम में भी मुलव्वस पाए जाते हैं। पाकिस्तानी गदागारों के ये नेटवर्क्स अब यूएई, ईरान, इराक और सऊदी अरब में भी मुनज़्ज़म हैं। ये तमाम ममालिक बाकायदा इसकी शिकायत पाकिस्तानी हुक्काम से कर चुके हैं। माशी और माशरती लिहाज से गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, बीमारी, ज़हनी और जिस्मानी माजूरी, काम चोरी और मेहनत से जी चुराना गदागरी की अहम वजूहात हैं, मगर एक बड़ी वजह गलत तरीके से खैरात देना भी है। गदागरी नेटवर्क्स की हौसला शिकने के लिए पंजाब हुकूमत ने एक अच्छा कदम उठाया है, मगर ज़्यादा अहम यह है कि क्या इस पर अमल दरामद हो पाएगा और साथ ही साथ वफाकी हुकूमत को भी पूरे मुल्क के लिए ऐसे इक़दाम उठाना होंगे। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। इंसदादे गदागरी कानून में तरमीम, पंजाब में भीख मांगना और मंगवाना नाकाबिले ज़मानत जुर्म, अहम शाहराहों, चौराहों, बाजारों में भिखारियों के मुनज़्ज़म नेटवर्क्स, क्या कानून पर अमल दरामद हो पाएगा? इफ्तिखार साहब, जब हम इसके नंबर्स चेक कर रहे थे, हम इस पर काम कर रहे थे, कानून तो बहुत अच्छा बनाया है। 80 लाख भी रिपोर्टेडली सामने आया है, 2.5 करोड़ तक का भी नंबर है, और खुद ख्वाजा आसिफ साहब का कहना है कि 10% ऑफ पॉपुलेशन वो कहते हैं, तो 240 तक वो भी बनता है। ये बड़े मजे की बात है कि जो गदागरी खुद करते हैं दुनिया भर में, वो एक सूबे में गदागरों पे अपना जाके कानून साजी करें। एक सूबे में क्यों, पूरे मुल्क में करें। सर ये तो विफाक नहीं ना, सूबा कर रहे हैं, पंजाब मैं भी सूबे की बात कर रहा हूँ। देखिए, गदागरी आपने अपने इंट्रो में जो वजूहात बताई इसके ख़िलाफ़, वो बिल्कुल जेन्युइन है। हर चौक में, हर चौराहे में हमें ये देखना पड़ता है। और जिस तरह आपने कहा कि पूरा एक नेटवर्क है और बड़ी अक्ल और समझदारी से वो काम लेते हैं नेटवर्क वाले, कि जो अच्छी जगह है वहाँ पे एक ऐसी आदमी को भेज देते हैं जिसके हाथ मुड़े हों, जिसके पाँव टूटे हों, जो चल ना रहा हो, जो अपाहज हो, ताकि वो ज़्यादा लोगों की तवज्जो ले सके और लोगों की हमदर्दियाँ दे सके। मैं इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन इसमें जो जेन्युइन भी तो होंगे, जिन बेचारों का पास रास्ता कोई नहीं है, उसका फैसला कौन करेगा? जिस आदमी ने ये 80 लाख की फिगर इकट्ठी की है, क्या उसने कभी ये भी सोचा है कि ये क्या है? और अगर इतनी ज़्यादा उनके पास मालूमात हैं जिस आप ज़ाहिर कर रहे हो, तो फिर इसको शेयर करें पूरी डिटेल कि किस शहर में कितने, किस चौक में कितने हैं, ये हमें देखना पड़ेगा। मैं खुद भीख मांगने के ख़िलाफ़ हूँ, और हम जैसे लोगों को, जिनको कहा जाता है कशकोल लिए फिरते हैं सारी दुनिया में, उन लोगों को इस किस्म का अमल लेने से पहले सोचना चाहिए कि वो खुद कशकोल क्यों लिए फिरते हैं और इनमें से जेन्युइन जो लोग हैं वो कितने हैं। ये इसको सामने रखा गया है, वरना इतना बड़ा अख्तियार और इतनी सज़ाएँ जो आपने मुझे बताई हैं, इतनी सज़ाएँ तो आप उन लोगों को, मुजरिमों को नहीं दे रहे। मैं एक रिपोर्ट देख रही थी जिसमें भिखारी खुद ये कह रहा है कि उसको जब वो जेल पकड़ा गया और जेल चला गया तो वो रिश्वत दे के बाहर आ गया। मैं आपको पूछना ही चाह रही हूं, अमल दरामद कैसे होगा? भिखारी ही रिश्वत दे के बाहर नहीं आते, बहुत सारे लोग रिश्वत दे के बाहर आते हैं, कातल रिश्वत दे के बाहर आ जाते हैं। ये बहस और तरफ चली जाएगी, छोड़ दें इस बात को। हम भिखारियों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि ऐसा कानून बनाएं जिसमें इतना अख्तियार एसएचओ को मत दे दें और उस मुहर्रर को मत दे दें कि वो अपनी मर्जी और मनमानी के जरिए उन इख्तियारात का इस्तेमाल करे, क्योंकि सजाएं जो आपने बताई हैं वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है शहजाद साहब, जापान ने स्किल्ड वीज़े जारी किए तो इंडिया ने 1.5 लाख भेजे अपने शहरी, बांग्लादेश ने 81,000 भेजे, इस तरह श्रीलंका ने भी भेजे कि स्किल्ड लेबर दरकार थी। पाकिस्तान से सिर्फ 200 लोग गए और भिखारियों में हमारा नंबर पहला है। कि क्यों, मतलब हम क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म कर पाते अपने आप को, अपने लोगों को? हमने क्यों ना भेजे इतने लोग वहां पर?
जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात की आपने। जो वोकेशनल ट्रेनिंग का निज़ाम, कोई तालीम, बुनियादी तालीम, ये वो चीज़ें हैं जो गायब हैं अनका है हमारे निज़ाम से। इस वजह से फिर हम सिर्फ बेकारी पैदा कर सकते हैं, हम अनस्किल्ड लेबर पैदा कर सकते हैं, स्किल्ड लेबर पैदा नहीं कर सकते। हम लोगों को सिखा नहीं सकते कि अपनी कमाई या अपनी रोज़ी कैसे कमाई जा सकती है। श्रीलंका में मैं जहाँ रहा, वहाँ पर आप यकीन कीजिए कि हर लेवल के ऊपर ट्रेनिंग का ऐसा बेहतरीन निज़ाम है जहाँ पर कि आप उन बच्चों को या उन लोगों को, जो जवान लोग जो कुछ तैयार होते हैं, मेड्स तक वहाँ पे, जो कि ये खादमाएं होती हैं घरों के अंदर जो काम करती हैं, ये अरब वर्ल्ड्स के अंदर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के साथ। होटल्स के अंदर आप देखें वहाँ पर किस किस्म की हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग है और किस तरह से ट्रेन करके लोगों को पूरे मिडल ईस्ट के अंदर उनको फैलाया जाता है। तो इस वजह से, तालीम की वजह से, इन तमाम चीज़ों से वो लोग सीखते भी हैं और बेहतर तौर पे परफॉर्म और फिर अपने मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमाते हैं। लेकिन आप जल्दी से, क्योंकि टाइम कम होता है आपके पास, ये जो जबरी तशद्दुद या जबरी माजूरी का आपने जिक्र किया, मुझे याद आ गया कि 60 की दहाई में, तकरीबन 60 साल, कम से कम 60 साल तो हैं, दो किताबें बड़ी मशहूर हुई और मैं खुद उस वक्त बच्चा था, बड़े शौक से हम पढ़ते थे। आली पर क्या गुजरी और महमूद की आप बीती। इन किताबों के अंदर ये पूरी की पूरी डिटेल थी कि किस तरीके से पकड़े गए बच्चे, उनके साथ क्या जुल्म हुआ, उनसे किस तरीके से भीखें मंगवाई गई, किस तरह वो आज़ाद होकर वहां से भागे। यानी 64 साल बाद, 65 साल बाद भी आज हम एग्जैक्टली उसी जगह पे खड़े हैं जहां पर के जबरी माजूरी का आप इजहार कर रही हैं और हमारे बीच में है। अब कहने को तो बहुत कुछ है कि किसका कानून, ये कानून अमल दरामद क्यों नहीं होगा, कानून के ऊपर, कानून के मुहाफिज कौन है और कानून का तहफ़्फ़ुज़ किसने करना है? पुलिस ने। ये चौक कौन बेचती है? ये जो बकारियों को चौक बेचे जाते हैं, ठेकेदारों को पुलिस बेचती है। तो फिर इसी के अंदर ही तो आपका मसला है। आपकी पुलिस ही ये काम कर रही है, ये ठेके पे दिए जाते हैं और ठेके के ऊपर फिर उनसे ये कमाई भी कराई जाती है। जब पाकिस्तान में ये ज्यादा हुआ और हमारी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई और लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई और पैसा लोगों ने कम देना शुरू किया, तो फिर उम्रे का मसला शुरू हो गया और सऊदी अरेबिया हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया बेकारी अपने। तो इस वजह से वो यहाँ से गए, वरना यहीं पे काफी कुछ उनको मिल जाया करता था। तो ये तमाम चीजों में जाहिर है कि हुकूमतों को, चाहे सूबाइयों चाहे पेट्रोल, सबको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम यही नाम कमाते रहेंगे। ठीक हो गया जी, ब्रेक लेते हैं। बड़े हम सवाल उठा दिए कि कैसे, जब नंबर्स ना दुरुस्त पता हो और जेन्युइन भिखारी कितने हैं और प्रोफेशनल कितने हैं, पहले तो यहाँ पर हुकूमत को काम करना होगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुशामदीद। ज़ैगम साहब, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा खैरात देने वाला मुल्क है, ये फैक्टर भी इस बढ़ती तादाद के इजाफे में कहीं काउंट होता है? एक तो ये फरमाइएगा। दूसरा, 2 करोड़ से ज़ायद बच्चों ने आज तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी। हमारे पास तो पिछले एग्जिस्टिंग भिखारियों के नंबर नहीं है, हम आगे क्या करेंगे इन सब के साथ? आयशा, पहले तो ये कि जब आप भिखारियों के औसाफ बयान कर रही थी तो मेरे जहन में तो लाल लाल गालों वाले, सूट वाले, अचकनों वाले कुछ चेहरे आ रहे थे। तो किन के चेहरे आ रहे थे ये तो मैं नाम नहीं लूँगा। पाकिस्तानी बहुत खैरात देते हैं और सबसे बड़ी जो उनकी खैरात है वो खैरात फूड की है, फूड जेनरोसिटी, जिससे ये भी ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान में भूख कितनी है। आप किसी दरबार पे जाकर देखिए, यहाँ मैं जहाँ इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ 4 किलोमीटर दूर एक ऐसा दरबार है जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोग खाना खाते हैं, सफ़र करके आते हैं खाना खाने के लिए। अगर भूख ना हो तो लोग इस तरीके से सफ़र करके दरबारों पे खाना खाने ना जाएं। जहाँ लोग एक देग लेकर खड़े होते हैं वहाँ 200 लोगों की लाइन लग जाती है। इतनी गुर्बत है। लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं भूख से, अपने बच्चों को मार रहे हैं। इस वक्त करोड़ों लोग ऐसे हैं जो भीख पर सरवाइव कर रहे हैं। लोगों को भीख की जरूरत है वरना भूखे मर जाएं, इसीलिए लोग भीख देते हैं और उसकी आड़ में कुछ लोग गलत काम भी करते हैं, धंधा भी करते हैं, स्लेवरी भी करते हैं और कवानीन मौजूद हैं। कोई किसी बच्चे को पकड़कर उससे भीख मंगवाता है तो वो उससे गुलामी करवा रहा है। एक सख्त कानून पहले ही मौजूद है। कोई ऐसी लेबर करा रहा है एक तरीके से, ये चाइल्ड लेबर के जुमरे में भी आते हैं। और आप तमाम भीख मांगने वालों को पकड़ के पुलिस वालों को हवाले कर रहे हैं। आपको पता नहीं है पंजाब की पुलिस क्या करती है? आप शायद बहुत छोटी होंगी या दुनिया में नहीं होंगी, जो पाकिस्तान में 30 साल तक हदूद ऑर्डिनेंस के नाम पे तमाशा लगा रहा। यहाँ जब लोगों को इजाजत दी गई कि जब कोई मर्द और खातून देखो तो उनको पकड़ लो हदूद ऑर्डिनेंस में, मियाँ बीवी, बहन भाई, बेटा माँ पकड़ लिया जाता था, तजलील की जाती थी, कुट लगाई जाती थी।
देखें, वो एक बहुत ही घिसी पिटी सी बात है, लेकिन फिर भी मज़ा देती है कि वो 18वीं सदी में एक फ्रांस की शहज़ादी थी, मैगी एंटवानेट। तो मैगी साहिबा को किसी ने बताया कि जो किसान हैं उनके पास रोटी नहीं है। तो शहज़ादी साहिबा ने कहा कि ये केक क्यों नहीं खा लेते। अब मसला ये है कि जो भीख मांगने बैठे हैं ये इतने रेस्टोरेंटों में जाके खाना क्यों नहीं खा लेते। पंजाब में कौन सा मोहल्ला है जहाँ पे तो दूर नहीं है, रेस्टोरेंट नहीं है अच्छे से अच्छी जगह पे, वहाँ जाके क्यों नहीं खा लेते। ठीक हो गया भाई, आप भूख दूर करें। क्या आप ये बताइए, गुर्बत खत्म हो गई, भूख खत्म हो गई, भूख मांगने वाला कोई नहीं बचा। ये जो बूढ़े बेचारे होते हैं और गरीब का बुढ़ापा क्या होता है, साहब भूख तो खत्म नहीं हुई, मगर साथ ही सवाल उठता है कि क्या सब मांगने वाले भूख की वजह से ही मांग रहे हैं। मुनज़्ज़म नेटवर्क्स मौजूद है हमाद साहब, बैरून मुमालिक तक। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं जी, मुझे सिर्फ 2 लाइंस में मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि मिलियंस लोगों को भीख की जरूरत है और लोग उनको दे रहे हैं। ठीक है, उनकी आड़ में हजार लोग ये धंधा कर रहे हैं। आप पहले उन बड़ी तादाद को सोचें जो भूखे हैं, जिनको जरूरत है, फिर आप गैंग्स का सोचें और गैंग्स को इस तरह अलग करें कि लोगों पे जो है, जो भीख मांगने वाले मजबूर हैं, उनकी गर्दनें ना नापे आपकी पंजाब पुलिस। हमाद साहब, मुनज़्ज़म नेटवर्क्स हैं, बैरून मुल्क तक इनकी रसाई है, कवानीन अभी भी गुफ्तगू इंसदादे गदागरी के कवानीन भी पहले से मौजूद हैं, मगर ख़त्म नहीं कर पाए। क्या अमल दरामद हो पाएगा, नेटवर्क्स ख़त्म हो सकेंगे? 2 पहलू हैं इस मसले के। एक की तरफ तो बहुत तफसील से गुफ्तगू की ज़ैगम साहब ने और बड़ी मुनासिब और भरपूर गुफ्तगू की। अब जो दूसरा मामला है, यानी माफियाज़ और गैंग्स का, हम उस पर 2-4 फ़िक्रे। पहली बात तो ये कि फ़िगर देखिए क्या है। जो मैं फ़िगर्स तो आपको पता है, हमें तो अपनी आबादी भी ठीक से मालूम नहीं है, लिहाजा $42 बिलियन का फ़िगर जो है 2 जगह मैंने पढ़ा है और पाकिस्तान की ही सोर्स से पढ़ा है, जैसे बाद में इंडियंस ने भी कोट किया हुआ। ये तो हैरत अंगेज़ यानी पैसे हैं कि अगर हम नाकाबिले यकीन भी हैं कि इतना पैसा जो है वो दिया जाता है जी। तो अगर यानी ये इससे कम भी कर लीजिए, लेकिन ये तो हम सब खुद कह रहे हैं ना कि हम जेनरस लोग हैं इस मामले में, और मुसलसल हर इशारे पर और हर मज़ार पर और हर गली में हम पैसे बांटते लोगों को देखते हैं। ये तो हकीकत है, यानी एक बड़े हम पैसों की बात कर रहे हैं जो इस तरह माफियाज़ की नज़र हो रहे हैं। अच्छा, माफियाज़ जो मुल्क में हो रहा था सो हो रहा था, लेकिन जब ये पहुँचे सऊदी अरब, जब ये पहुँचे मशहद, नजफ़, और यहाँ से हमें लोगों ने कहना शुरू किया, इराक़ ने भी कहा, सऊदी अरब ने भी कहा, जेलें भर गई वहाँ की, उनमें 90% पाकिस्तानी चले गए। तो फिर सऊदी अरब ने भी आपको कहा और दूसरे ममालिक ने भी कहा। उसका नतीजा ये हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट से ये मामला इनिशिएट हुआ था। ये भी मैं अंडरलाइन कर दूं कि पहले पासपोर्ट्स बैन, अभी ये कुछ दिनों की बात है, ये उसके बाद फैसला उसके ततब्बो में किया गया है पंजाब हुकूमत की तरफ से, ताकि एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट वो करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कितनी कामयाब हो पाएगी कितनी नहीं, ये हमने जैसे बात की कि माफियाज़ तो मिल के काम करते हैं, ये तो पुलिस के तहफ़्फ़ुज़ के तहत काम कर रहे होते हैं। तो क्या पुलिस को हम मज़ीद इख्तियारात देकर एक नई मुसीबत का दर खोलने तो नहीं जा रहे हैं? ये सवाल तो हमें आएगा हमारे ज़हन में। लिहाजा इसको इम्प्लीमेंट करते हुए इंतहाई ख्याल रखना पड़ेगा कि हम इनको अपनी हुदूद से पुलिस को आगे ना बढ़ने दें। ये कार-ए-दारद है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन बहरहाल ये डायरेक्शन ठीक है और इसमें हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। डायरेक्शन ठीक है, लेकिन एक अहम काम जो हुकूमत को करना चाहिए पंजाब में, इनको लिस्ट करना शुरू करें। सबसे पहले इनको सेग्रीगेट किया जाए कि कौन ज़रूरतमंद है और कौन इसे एक शोबे के तौर पर चला रहे हैं। अगर इस तरीके से आगाज़ किया जाए तो शायद कोई नतीजा निकल पाए। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।